हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हिंदी की यूजीसी नेट की जो पीवाईक्यू है उसमें चैप्टर नंबर 1 से शुरू किया था क्वेश्चन जो पिछले साल आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में दिसंबर 2024 से लेकर के जून 2014 तक के। तो हमने एक वीडियो अभी कंप्लीट कर ली है। अब हम शुरू करते हैं दूसरी वीडियो जिसमें हम जून 2023 से जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके एग्जाम के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। आपको स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन बताना है। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। इसका संबंध मौखिक भाषा से है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है। यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है या इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। तो हमको बताना है कि इसमें से जो सही कथन है वो कौन से है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वनिम क्या है। तो किसी भाषा या बोली में स्वनिम क्या होता है? उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। जैसे हम लोग लिखित भाषा में सबसे छोटी इकाई अक्षर को बोलते हैं ना, वैसे ही बोलने में हम किसको बोलते हैं? स्वनिम को बोलते हैं। स्वनिम के लिए हम लोग और वर्ड यूज करते हैं ध्वनिग्राम, स्वनग्राम। अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं? फोनीम। स्वनिम ज्ञान के भाषा से स्वनिम ज्ञान जो है वो भाषा के शुद्ध उच्चारण में सरलता देता है। तो स्वनिम के संबंध में सही कथन क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला इसका संबंध मौखिक भाषा से है, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पहला जो दिया है वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। तो स्वनिम जो है वो शब्दों के संबंध निर्धारित नहीं करते, बल्कि इनके माध्यम से भाषा की ध्वनियों की संख्या का नियंत्रण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ए नंबर। तो जब ए नंबर गलत हो गया मतलब आपका ए और डी गलत हो गया। बी और सी में से आंसर मिलेगा, तो बी नंबर तो हमारा सही है। सार्थकता की दृष्टि से लघुत्तम इकाई क्या दिया है? शब्द लघुत्तम इकाई है। तो यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है? स्वनिम की बात की जा रही है ना। शब्द तो लघुत्तम इकाई है, लेकिन स्वनिम जो है वो भाषा की लघुत्तम इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो बी सी गलत हो गया, सी गलत हो गया, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर, बी, डी और ई। स्वनिम जो है वो उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है और इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। तो हमारा स्वनिम के संबंध में सही कथन कौन कौन सा हो जाएगा? कि इसका संबंध मौखिक भाषा से है, ये उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है और इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर। तो अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं आ, ए, ओ, ए, ओ या उ, ऊ। तो आप देखिए संवृत स्वर हम क्या जानते हैं? संवृत स्वर जिसके उच्चारण में हमारा मुख जो है वो सकरा हो जाता है, छोटा हो जाता है, खुलता नहीं है। तो संवृत स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ई और उ। ठीक है, आ बोलने में हमारा मुंह पूरा खुल जाता है ना, इसीलिए वो संवृत स्वर नहीं है, वो क्या है? विवृत स्वर है। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्ध संवृत स्वर। तो अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं? जिसका उच्चारण मुंह से होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये आपके दो होते हैं, ए और ओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और ओ। तो संवृत स्वर हमको समझ आ गया कि हमारा मुंह छोटा सा खुलता है तो वो संवृत, और बड़ा खुलता है तो विवृत। संवृत में भी आप देखेंगे तो जब हम आ ई बोलते हैं और उ बोलते हैं तो ई अंदर से बोलते हैं और उ बाहर से बोलते हैं। ठीक है, तो जो अंदर बाहर से मुंह की तरफ से बोला जाता है वो आपके हो जाते हैं अर्ध संवृत। इसमें कौन कौन से आते हैं? ए और ओ। विवृत स्वर में क्या होता है? जिसका उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे कि आ, ये सब में पूरा खुलता है ना। और अर्ध विवृत में क्या होता है? मुख द्वार आधा खुलता है, आधा खुलता है तो कौन कौन से हैं? अ, ए, ओ और ओ। अगला सवाल देखते हैं। आकारांत एक वचन पुल्लिंग संख्याओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? तो एक वचन में आपको बताना है कि विकृत पुल्लिंग संख्याओं का विकृत रूप का प्रत्यय क्या होगा? आ हो जाएगा, ए हो जाएगा, शून्य प्रत्यय हो जाएगा या बड़ी ई हो जाएगा। तो आकारांत पुल्लिंग संज्ञा कैसी होती है? जैसे कि लड़का है ना, तो लड़का, घोड़ा, ये सब है। तो इसका जब हम लोग
एक वचन पुल्लिंग संख्याओं के विकृत रूप का प्रत्यय बोला है, तो विकृत रूप का प्रत्यय होता है ए। जैसे लड़का है तो वो लड़के होता है, घोड़ा है तो वो घोड़े होता है। तो एक वचन में विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? ए है। पुल्लिंग संख्याओं में क्या लगाते हैं? हम ए लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सी बात सही है? जैसे बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, तो ये तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, तो ए नंबर तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। तो एक लिपि चिन्ह से क्या अनेक ध्वनियों को व्यक्त किया जाता है? आगे देखते हैं। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है, तो ये चीज भी बिल्कुल सही है कि लिखित हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वही हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है, तो आपको याद होगा पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि है, तो वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सी डी नंबर गलत हो गया। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है, तो ये हमारी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। ठीक है, तो ध्वनि और संकेत सेम है, तो इसमें करेक्ट क्या क्या हो जाएगा? ए, सी और ई। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है लिपि क्या होती है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है जिस लिपि में उसको हम लिखते हैं। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ हुआ था? गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की ये लिपि थी। देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरिक लिपि बोलते हैं हम इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर वर्ण के लिए एक ध्वनि है, प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला जो है एक वैज्ञानिक क्रम में है, जैसे बोलते हैं हम देवनागरी को वैसे लिखते हैं, इसीलिए इसको देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि भी बोला जाता है। संविधान में देवनागरी लिपि को लिखित हिंदी जो है उसको राजभाषा माना गया है। ध्वनि और संकेत निश्चित है। इसमें 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और ये अक्षरात्मक लिपि है, ध्वन्यात्मक नहीं है, तो हमको याद रखना है कि ये एक अक्षरात्मक लिपि है और इसमें अनुच्चारित अक्षर नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? ए, सी और ई हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो कथन दिया गए हैं, आपको देखना है कि गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो हमको बताना है कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, एक सत्य है, दो असत्य है, दो सत्य है, दो सत्य है और एक असत्य है। तो आप देखिए गिरिधर में बहुव्रीहि समास है क्या? तो गिरिधर किसको बोलते हैं? जिसने पर्वत को धारण किया हो, अर्थात कृष्ण जी। तो जब भी हमको किसी समास में दूसरा अर्थ निकलता है, तीसरे पद, पहला दूसरा जो दो पद दिया है वो ना हो करके दूसरा पद अन्य पद प्रधान होता है, वो हमारा क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो गिरिधर में बहुव्रीहि समास बिल्कुल सही है। राम कृष्ण तत्पुरुष समास है, तो राम कृष्ण का जब हम विग्रह करेंगे तो राम और कृष्ण आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, इसीलिए इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। तो कथन 2 गलत है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द बताना है, तो अविकारी शब्द के लिए ऑप्शन दिया हुआ है संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो आपके समय के साथ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अविकारी शब्द में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार जो है ये विकारी शब्द है। और अविकारी क्या होते हैं? जो कि चेंज नहीं होते। तो क्रिया विशेषण जो है वो एक अविकारी शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण जो रहते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो कालवाचक क्या होगा? जो काम के समय के बारे में बताएगा। रीतिवाचक होगा जो क्रिया की विधि या तरीके के बारे में बताएगा। स्थानवाचक होगा जो हमको क्रिया के स्थान का बताएगा। और परिमाणवाचक मतलब मात्रा का बताएगा। ठीक है, तो अविकारी शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। और संज्ञा विशेषण और क्रिया जो है वो काल के साथ, समय के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जाता है बोलेंगे पर भूतकाल में जाता था, जाता होगा, लड़का है तो जाती है, ऐसा हो जाता है ना, तो ये चेंज हो जाता है। तो जो चेंज होता है वो विकारी, जो नहीं होता है वो अविकारी।
ठीक है, तो वह कल जाता है भी बोलिएगा, वह कल जाती है भी बोलिए, सॉरी, वह कल जाएगा भी बोलेंगे, वह कल जाएगी भी बोलेंगे, पर कल तो कल ही रहेगा ना, तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल है मालवी का केंद्र क्या है? ऑप्शन है जयपुर, इंदौर, जोधपुर या अब जबलपुर। तो मालवी क्या है? तो मालवी जो है वो इंदौर के क्षेत्र की बोली है, जो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं जयपुर। जयपुर की जो बोली है उसको जयपुरी या ढूंढाड़ी बोलते हैं। उसके बाद है जोधपुर, तो जोधपुर की बोली है मारवाड़ी और जबलपुर की बोली है बघेली। ठीक है, अगला सवाल है हमको नामकरण करना है वर्ण से। तो महाप्राण, घोष ध्वनि, पाश्विक व्यंजन और लोड़ित व्यंजन, और वर्ण कौन कौन से हैं? ज, ल, र और ख। महाप्राण ध्वनि में क्या हो जाएगा? जिनके उच्चारण में श्वास वायु जो है वो अधिक मात्रा में मुख से निकलती है, वो हो जाएगा महाप्राण। और महाप्राण हम जानते हैं कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन है 25, उसमें 5 वर्ग है, उस 5 वर्ग में से हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण है, और पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। तो आप देखिए कौन सा दूसरा या चौथा में आता है। तो क ख, ख जो है वो महाप्राण हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, घोष ध्वनि, तो घोष और सघोष दो ध्वनि होती है। घोष ध्वनि क्या होती है? जिसको बोलते समय जो गूंज उत्पन्न होती है उसको घोष ध्वनि बोलते हैं। और अघोष ध्वनि या घोष को सघोष भी बोलते हैं, और अघोष जिसको बोलने में आपका गूंज नहीं होता वो अघोष होता है। तो वैसे ही स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन के जो अंतिम 3 वर्ण हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? घोष व्यंजन कहलाते हैं। इस तो अंतिम 3 वर्ण कौन सा हो जाएगा? इसमें से ज है, तो बी का फर्स्ट नंबर हो जाएगा ज। इसके बाद है पाश्विक व्यंजन और लोड़ित व्यंजन। तो पाश्विक व्यंजन क्या होता है? जिसमें जीभ का जो बोलते समय जब जीभ का पहला वाला हिस्सा है वो किसको छुएगा? मसूड़े को। तो आप देखिए कौन से 2 ऑप्शंस बचे आपके पास? ल बचा है और र बचा है। तो ल और र में से किसको बोलने में आपकी जीभ जो है वो शुरू के मसूड़े को छू रही है? तो वो ल हो जाएगा, इसलिए पाश्विक व्यंजन ल है। ठीक है, और लोड़ित व्यंजन किसको बोलते हैं? जिसको बोलने में हमारी जीभ लुढ़कती है। तो लुढ़कती है तो कैसे लुढ़कती है? र, र जब हम बोलते हैं तो जीभ पूरा आगे से पीछे की तरफ जाती है ना, तो इसको लोड़ित या लुंठित व्यंजन बोलते हैं या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा? 3rd नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको दिसंबर 2022 के शिफ्ट 2 का है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? ऑप्शंस हैं कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। तो सबसे पहले कौन सी लिपि आती है? ब्राह्मी लिपि आती है। तो सबसे पहले हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद आती है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद आती है कुटिल लिपि, और फिर लास्ट में आती है देवनागरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको याद रखना है कि देवनागरी लिपि जो है वो ध्वन्यात्मक लिपि ब्राह्मी लिपि से आई है। ठीक है, जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी और ये सब में आती है। अर्धमागधी जो है वो जिस लिपि में प्रकाशित की जाती है वो ब्राह्मी लिपि है। अर्धमागधी की जो भाषा है वो मथुरा और पाटलिपुत्र के बीच के प्रदेश की भाषा है, जिसमें से हिंदी निकलती है। ब्राह्मी लिपि मध्य आर्यवर्त की लिपि है, जिससे क्रमशः उस लिपि का विकास हुआ जो नागरी कहलाई। तो ब्राह्मी लिपि के बाद आएगी गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, और लास्ट में वो पहुंची देवनागरी में। अगला सवाल है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है व्यंजनों की? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो अनुनासिक व्यंजन किसको बोलते हैं? जिसके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। जो स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग है उसका जो हर वर्ग का अंतिम वर्ण है, अंग, निया, अड़ा, ढ़ और न, ये सब क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, अड़ा, न और म, तो ये 5 के हैं, अनुनासिक व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय भाषा समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1951, 53, 55 या 57। तो गोविंद वल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में जो संसदीय समिति का गठन हुआ था
वो हुआ था 1957 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उस वक्त के जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनकी अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन किया गया था, जो राजभाषा समिति थी। अगला सवाल देखते हैं, बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है बुक्सा, संडीली, बंगराही, कठोरिया, डांगी, माथुरी, भदौरी, बनाफरी, खटोला या लरिया, खलौटी, खल्लाही। तो बुंदेली बोली की जो उपबोलियां हैं वो है भदौरी, बनाफरी और खटोला। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको याद रखना है कि बुंदेली जो है वो राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, जो झांसी, छतरपुर, सागर ये वाली है, उस भाग को हम बुंदेलखंड बोलते हैं। वहां की बोली बुंदेली या बुंदेलखंड है। ठीक है, इसका विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से, और इसमें आपको बहुत सारे लोक साहित्य मिलेंगे, जिसमें ईसुरी के फाग ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये बोला जाता है कि हिंदी प्रदेश की जो लोक गाथा है आल्हा, जिसको हिंदी साहित्य में भी जगह मिला है, वो बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया था। तो बुंदेली की जो प्रमुख उपबोली है वो कौन कौन सी हो जाएगी? भदौरी, बनाफरी और खटोला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। नाग लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। यह देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है। तो इसमें हमको सही कथन बताने हैं। तो सबसे पहला देखिए, इसका वर्णक्रम वैज्ञानिक है, ये सबसे सही है। तो डी नंबर काट दीजिए, बाकी ए बी सी में से आपको आंसर मिलेगा। दूसरा क्या था? ये नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा था, ये सबसे सही कथन है। तो बी और सी सही हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है कि देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरिक लिपि है, जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा गलत हो जाएगा। बी, सी और डी ये सही लिपि है। ठीक है, तो नागलिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है, ये भी सही है। ठीक, ये गलत है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि हर स्वर की अलग अलग मात्राएं हैं। नगरों में प्रचलित होने के कारण इसको देवनागरी कहा गया, और गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम नागरी पड़ा, और दक्षिण भारत में इसको बोला जाता है नंद नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। तो हमको बताना है कौन सा वैषम्य है, मतलब विसमानता है। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अवधि में ए औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में अ और औ के रूप में होता है। ध्वनि के स्तर पर अवधि अकारांत है, जबकि ब्रज उकारांत है। अवधि में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा पर सर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में ऐसा नहीं होता है। तो हमको सही उत्तर बताना है कि कौन सा होगा, ए बी और डी, ए बी और सी, ए डी और ई, या सिर्फ ए बी और ई। तो देखिए, अवधि और ब्रज में जो वैषम्य है, हम देखते हैं कि अवधि जो है वो हम जानते हैं कि पूर्वी हिंदी से तीन अपभ्रंश, तीन बोलियां निकली हैं, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधि पूर्वी हिंदी से आई है, ये कथन सही है। और अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है, और ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोली है, और ये कौन सी बोली इससे निकली? अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो ए नंबर तो चारों में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से, ये सही हो गया। अवधि में ए और स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये ऐ और औ के रूप में होता है। तो ये भी सही है। तो ए और बी सही हो जाएगा, मतलब आपका एक ही कटा ना। नेक्स्ट देखते हैं, सी, डी और ई में से कौन सा सही है। तो अवधि में पुल्लिंग शब्दों में वा पर सर्ग जुड़ता है, और ब्रज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही, डी हमारा सही हो जाएगा, ए, बी और ई। ठीक है, तो ध्वनि में अवधि अकारांत, ब्रज उकारांत, ये गलत है। और अवधि में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ये भी गलत है। तो हमारा सही क्या क्या हो जाएगा कि अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से। अवधि में ए और औ का उच्चारण ऐ और औ के रूप में होता है, ब्रज में ये ऐ और औ होता है। और अवधि में पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में वा पर सर्ग जोड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, और ब्रज में ऐसा नहीं होता।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को सुमेलित करना है। तालव्य, मूर्धन्य, कंठ और वत्स। तो आइए देखते हैं तालव्य क्या होता है। तालव्य जिनके उच्चारण में हमारी जीभ तालु को छूती है। तालव्य में कौन आते हैं? तालव्य में आपका तालु व्यंजन कौन कौन से आ जाते हैं? च, छ, ज आते हैं ना। च वर्ग तालव्य में आता है। तो च वर्ग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ए का थर्ड हो जाएगा तालव्य। तो ए का थर्ड आपका ए और डी में है, तो इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। तालव्य में और एक याद रखेंगे, य और श, ये दोनों भी किस में है? तालव्य में। श मतलब शलजम का जो श होता है वो तालव्य है। ठीक है। मूर्धन्य क्या होता है? जिसके उच्चारण में हमारी जीभ जो रहती है वो मूर्धा को मतलब तालु के पीछे वाले भाग को छूती है। तो वो कौन होते हैं? ट वर्ग होते हैं। ट, ठ, ड, ढ। तो ट, ठ, ड, ढ कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। कंठ क्या होता है? जिसमें हमारी कंठ से आवाज निकालती है, तो क वर्ग होता है। क, ख, ग, घ। और वत्स क्या हो जाता है आपका? जीभ के जो सामने वाले भाग है या जीभ की नोक जब दांत और मसूड़ों के आसपास जो उभरा हुआ जगह है वहां को छूती है, तो वो कहलाता है वत्स। ठीक है। तो वत्स में क्या आता है? ल, स, न और न, ये चार आपके वत्स हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। तो जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वो राष्ट्रभाषा होती है। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं होती है, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वो भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। तो हमको बताना है इसकी इसमें से कथन सही कौन सा है, कि पहला सही है दूसरा गलत, दूसरा सही है पहला गलत, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बात जो है वो सही ही है, कि जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की पूरी जनता विचार विनिमय करेगी तो वो राष्ट्रभाषा होगी, और जो भाषा पूरे देश की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परंपरा को धारण करने में सक्षम होगी वो राष्ट्रभाषा होगी। तो कथन एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 7 जून 1951, 8 जून 1953, 9 जून 1954 या 7 जून 1955। तो ये क्वेश्चन हमने इतनी बार किया है कि आपको ऐसे नींद में भी कोई पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 7 जून 1955 को। ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका गठन जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 344 के तहत होता है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रयोग करने और विकास करने के लिए निर्देशित करना। अगला है बघेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये भी हमको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ए बी सी, ये तीनों किससे आई हैं? आपकी अर्धमागधी से आई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स, य, न या झ। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है? जिसमें जीभ जो रहती है वो उसका पहला वाला हिस्सा जो रहता है वो दांत के नीचे रखकर उच्चारित करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। मतलब जीभ दांतों से संपर्क में आती है और बोलने में हमको संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो है कौन सा हो जाता है? आप बोल के देखिए, स, य, न या झ। तो बोलने में किसको संघर्ष करना पड़ा? झ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होता है वो हिंदी और कई भाषाओं में मिलेगा आपको, और झ जो है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, और हमको इसमें सही उत्तर बताना है। तो स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, ये तो गलत है, क्योंकि स्वर वो ही उसकी विशेषता है कि उसका उच्चारण स्वतंत्र होता है। तो ए नंबर गलत है, मतलब आपका सी और डी गलत है। ए और बी में से आपको आंसर मिलेगा। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। तो उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है क्या? ठीक है। तो कौन कौन से है आपका? आ, ई, ए, ओ, ठीक है, और री। तो मूल स्वर जो है री नहीं आता है, इसीलिए री आपका मूल स्वर नहीं होगा। तो 10 ही मूल स्वर है उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख से विवर निकलती है। तो ये भी हमारा सही है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं, ये गलत है, क्योंकि सभी स्वर अक्षरिक
होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। तो हाँ, मात्रा के आधार पर स्वर हम जानते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, पर प्रचलित में वो दो ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बी, सी और ई। आपको याद रखना है कि जो ओम का स्वर है वो एक प्लुत स्वर है, पर वो प्रचलित नहीं है। प्रचलित में हमारे पास दो ही है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। इसमें भी हमको याद रखना है कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, दीर्घ में कौन कौन से आते हैं। तो ह्रस्व स्वर वो जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, अ, ई, उ, ठीक है, और ए, एक मात्रा। और दो मात्रा का समय किसमें लगता है, आ, ई, उ, ए, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसमें हमको कंठ और मूर्धन्य पूछ लेता है, तो अ कंठ है, ओ कंठोष्य है, उ ओष्ठ्य है, ए कंठ तालव्य है, ई और बड़ी ई तालव्य है, और री जो है वो मूर्धन्य है। री स्वर में आता है पर मूल स्वर नहीं है, ठीक है। अगला स्वर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न क्रिया के संबंध में तथ्य ये दिए हुए हैं, हमको सही तथ्य बताना है। तो सबसे पहले, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्म पर पड़ेगा, कर्म जो पड़ेगा तभी ना वो कर सकर्मक होगा, कर्ता पर पड़ेगा तो वो अकर्मक हो जाता है। तो ए नंबर तो गलत है, ए नंबर गलत है, मतलब आपका ए और डी आंसर होगा नहीं, बी और सी में से आंसर होगा। अब बी नंबर देखिए, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वो समाप्य क्रिया कहलाती है, ये समापिका, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, जिस शब्द के प्रयोग से वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, एक सेकेंड, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द के प्रयोग से वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसको क्रिया कहते हैं, ये सही बात है, ठीक है। और अगला दिया है, अकर्मक क्रिया में कर्म का होना अनिवार्य है। तो अकर्मक क्रिया है तो कर्म का होना क्यों अनिवार्य रहेगा, तो डी नंबर गलत है। तो आपका जो डी गलत है, बी सी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और क्रिया का मूल अंश क्या कहलाता है, आपका धातु कहलाता है, तो ई नंबर भी सही हो जाएगा। आपको याद रखना है, धातु के दो भेद होते हैं। क्रिया के मूल अंश का जो धातु है वो एक मूल धातु होता है, एक यौगिक धातु होता है। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। और रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया, ठीक है। अगला सवाल है, समास दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, मिलाना है। तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयवी भाव और बहुव्रीहि। ऑप्शन दिए हुए हैं, लवकुश, यथामति, शिवालय और चक्रपाणी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या दिया है, लवकुश। लवकुश क्या है, लव और कुश है ना, लव और कुश है। जिस समास में दोनों पद प्रधान है वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बी का फर्स्ट किस में दिया है आपका, तीन में दिया हुआ है। अगला देखते हैं, यथामति। यथामति में यथा क्या है, एक अवयव है, उपसर्ग है। तो जिस भी समास में उपसर्ग लगा रहता है उस समास को क्या बोलते हैं हम लोग, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। तो सी का सेकंड हो जाएगा, तो ए का फर्स्ट, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो शिवालय, शिवालय मतलब शिव का आलय, ठीक है। तो शिव का आलय क्या हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा। तो जहां पर भी आपका विभक्ति का लोप होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तो थर्ड हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का क्या है आपका फोर्थ। बहुव्रीहि समास में चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाले कौन है, कृष्ण जी है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक आपका कारण है। दो अभिकथन और एक कारण है, हमको सही विकल्प बताना है, ठीक है। एक अभिकथन दिया हुआ है के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अच्छा, एक अभिकथन लिखित है और दूसरा कारण है, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण यहाँ पे है, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो भौगोलिक परिवेश है वो भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन करता है ना, कि जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के लोगों की वैसी भाषा होती है और वही उसको गति देता है। आप बोलते हैं ना, एक कोस में भाषा बदले दो कोस में, एक कोस में पानी बदले दो कोस में भाषा। तो ये तो दोनों ही सही है, तो ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है।
ठीक, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, भगेली की बोली के अन्य दो नाम लरिया और खल्लाही है। और दूसरा कथन है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। तो इसमें आपको सही बताना है कि क्या सही है, क्या दोनों सही है, दोनों में से कोई एक सही है, दोनों सही नहीं है। तो हमको देखना है कि बघेली जो है उसके, बघेली के नहीं, छत्तीसगढ़ी बोली के दो नाम है लरिया और खलताही। और दूसरा जो है वो सही है कि अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में कम अंतर है, क्योंकि तीनों अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है तो बोलने में लगभग सेम लगती है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 और जून 2022 का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, आजा, राय, सर्व या स्वामी। तो कौन सा तत्सम नहीं है? तो तत्सम जो नहीं है वो हो जाएगा राय। राय तत्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होता है? राजा होता है। जबकि आज्ञा, सर्व और स्वामी जो है वो तत्सम शब्द है। हम किसको बोलते हैं तत्सम? जिसमें जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में ज्यों के त्यों आ जाते हैं। तो आजा जो है वो आज्ञा का तद्भव तत्सम रूप हो जाएगा, आन, और सर्व मतलब सब, और स्वामी जो है वो साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दी व्यंजना के प्रकार। तो शाब्दी जो रहती है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? अभिधा और व्यंजना। तो इसमें हमको इसके प्रकार बताने हैं। ऑप्शंस हैं आर्थी व्यंजना, व्यंजना मूला, अभिधा मूला या लक्ष्य संभवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका व्यंजना मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिधा मूला क्या होती है? जिस शब्द का अर्थ सीधे सीधे स्पष्ट हो जाए उसको अभिधा मूला बोलते हैं, और जहाँ सीधे अर्थ नहीं आता है उसको व्यंजना मूला बोलते हैं। तो शाब्दी व्यंजना के दो प्रकार है, अभिधा मूला और व्यंजना मूला। अगर शब्द से सेम टू सेम अर्थ मिल जाए तो वो अभिधा मूला, और नहीं मिले तो वो व्यंजना मूला। तो अच्छा, इसमें हमको बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो व्यंजना और अभिधा दोनों है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बी और सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। कौन सी आर्य भाषा में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, प्राकृत या तुर्की। तो हमको देखना है कि तुर्की जो रहती है वो आर्य भाषा में नहीं है, जो वो है तुरानी परिवार की भाषा है, जिसमें चीनी, जापानी, द्रविड़ी, मुगली ये सब आती है। और यूनानी, लैटिन जो है और प्राकृत है, ये किसकी है? आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, जिसमें आर्य भाषा में तुर्की नहीं आती है। तुर्की किस में आती है? तुरानी भाषा में। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी या फारसी। तो हम यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी और फारसी में से अरबी, अरबी जो है इसका कनेक्शन इधर नहीं होता है, इसलिए अरबी आर्य भाषा में नहीं आती। वो जो रहती है आपकी शामी भाषा परिवार में आती है। शामी भाषा में आपके जो मिडिल ईस्ट का एरिया रहेगा, अरबी, इब्रानी, हबशी, ये सब भाषाएं आएंगी। और आर्य भाषाओं में जो इधर की भाषाएं हैं हमारी ईस्ट की, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन, ये सब भाषाएं आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शंस दिया हुआ है आपको, आग, बयार, पंख या अक्षर। ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। आग, पंख, बयार और अक्षर, ये चार हैं। तो तत्सम कौन सा हो जाएगा? हमारा तत्सम क्या हो जाता है? अक्षर, जो संस्कृत से हिंदी में आया है। आग का अग्नि होता है, बयार का जो रहता है वात हो जाता है, और पंख का पक्ष हो जाता है। तो ये तीनों तद्भव है और वो आपका तत्सम है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप इसमें हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस किए हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस का हमारा ग्रुप बनेगा, और कम से कम 2 वीडियोस हमारी अभी और बनेंगी, जिसमें हमको 119 क्वेश्चन करने हैं। तो अभी हम 60 पे पहुंचे हैं, मतलब 2 से 3 वीडियोस होंगी और आपका चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और चैनल, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं, और कोई भी क्वेरी और सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।